इस वीडियो में हम कार्ल मार्क्स के इतिहास की आर्थिक व्याख्या के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि इतिहास को कुछ विचारक उत्थान और पतन का इतिहास परिणाम मानते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स है वो इतिहास के विकास को केवल उत्थान और पतन का परिणाम नहीं मानता, अपितु उसने ये बताया है कि ऐतिहासिक घटनाएं अकस्मात नहीं हो जाती, अपितु ऐतिहासिक घटनाएं आर्थिक कारणों के आधार या आर्थिक कारणों का परिणाम होती है। इस प्रकार इतिहास की विवेचना आर्थिक आधार पर करने को ही मार्क्स की इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उपयोग मानव इतिहास के विकास में करने का नाम ही इतिहास की आर्थिक व्याख्या कहलाती है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक तत्वों के आधार पर समाज के विकास को समझा जा सकता है। समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके पीछे आर्थिक शक्तियां हैं, उनका ही योगदान महत्वपूर्ण रहता है। मार्क्स आर्थिक आधार पर ही समाज के विकास को 6 अवस्थाओं में परिवर्तित बतलाता है। उनका कहना है कि इतिहास 6 चरणों से इतिहास की 6 अवस्थाएं हैं जिनकी व्याख्या उसने आर्थिक आधार पर की है। पहली अवस्था आदिम अवस्था, उसने पहली अवस्था को कहा है। इसमें व्यक्ति की कोई निजी संपत्ति नहीं थी, अतः किसी प्रकार का वर्ग समाज के अंतर्गत भेदभाव नहीं था, कोई वर्ग ही नहीं था। उत्पादन के साधनों पर समाज का सामूहिक अधिकार था, किसी प्रकार का शोषण इस अवस्था में नहीं था, इसलिए मार्क्स ने इसे पूर्व साम्यवादी अवस्था कहा। फिर दूसरी अवस्था आती है दास अवस्था। इस अवस्था में व्यक्ति पशुपालन का कार्य करते थे, समाज में निजी संपत्ति का उदय हो चुका था। जिन व्यक्तियों ने भूमि के एक टुकड़ी पर कब्जा कर लिया और उन व्यक्तियों के द्वारा कमजोर व्यक्तियों को दास बनाकर कृषि कार्य बलपूर्वक उनसे करवाना स्टार्ट कर दिया, तो जिनके पास भूमि का टुकड़ा था वो स्वामी और जो काम करने वाले व्यक्ति थे वो दास कहलाए। इस प्रकार समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। स्वामियों के द्वारा दासों का शोषण किया जाने लगा, उनसे बेगार ली जाने लगी और उसके बदले में किसी प्रकार का प्रतिफल उन्हें नहीं दिया जाता। फिर तीसरी अवस्था आती है सामंतवादी अवस्था। इस अवस्था में व्यक्तियों ने कृषि कार्य करना आरंभ कर दिया था, उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार हो गया था और किसानों और श्रमिकों के द्वारा उस शोषण को स्थायी करने के लिए श्रमिकों का जो शोषण है वो उनसे जबरदस्ती काम लेकर यह शोषण स्टार्ट किया जाने लगा, जिसके कारण शोषित और शोषकों के मध्य जो संघर्ष है वह प्रारंभ हो गया। चौथी अवस्था है उसको मार्क्स कहता है पूंजीवादी अवस्था। जैसे जैसे उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा, वैसे वैसे उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होने लगा। समाज स्पष्ट रूप से 2 वर्गों में बट गया, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। इन दोनों वर्गों के हित परस्पर विरोधी थे, क्योंकि श्रमिक वर्ग कम से कम काम करके अधिक से अधिक पारिश्रमिक या मजदूरी लेना चाहता है, जबकि पूंजीपति कम से कम मजदूरी देकर अधिक से अधिक कार्य लेना चाहता है। यही इन दोनों के संघर्ष का कारण है। संख्या बल में श्रमिक वर्ग अधिक होने के कारण इस संघर्ष में चूँकि इस संघर्ष में उनके पास संगठन की शक्ति नहीं है, इसलिए पूंजीपतियों की जीत होती चली जाती है तथा मजदूर वर्ग के जो कष्ट है उनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है, उनका जो शोषण है लगातार बढ़ता रहता है। 5वीं जो अवस्था है वह है श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व। जब यह शोषण और दमन एक स्तर से आगे बढ़ जाता है तो श्रमिक वर्ग संगठित होकर मजदूर वर्ग के संगठित होकर पूंजीपति वर्ग है उसके विरुद्ध में क्रांति का आह्वान करता है और मार्क्स
श्रमिकों को एक भावात्मक अपील करता है, विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, खोने के लिए केवल शोषण की बेड़ियाँ हैं। और इस क्रांति के फलस्वरूप जो संख्या में कम है पूंजीपति वर्ग, वो खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है और उत्पादन के साधनों पर श्रमिक वर्ग का अधिनायकत्व अधिकार स्थापित हो जाता है। छठी जो अवस्था है वह है साम्यवादी अवस्था। इस अवस्था में पूंजीवादी तत्वों का पूर्ण विनाश करके एक ऐसे समाज की स्थापना की जाती है जिससे वर्ग विहीन हो और शोषण विहीन हो। और जब ये दो चीज़ें समाज से, वर्ग और शोषण समाप्त हो जाएंगे, तो राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य शोषण का एक यंत्र है जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसके हाथों में हमेशा काम करता है। तो मार्क्स ने इस अवस्था को वर्गहीन और राज्यहीन अवस्था कहा है, जिसमें राज्य का लोप हो जाता है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार समाज 4 अवस्थाओं से गुजर चुका है और 2 अवस्थाएं आना भी शेष है। मार्क्स का इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या की है उसके कुछ निष्कर्ष है जो इस प्रकार है। उसका कहना है कि सामाजिक जीवन में परिवर्तन ईश्वर की इच्छा से नहीं अथवा संयोग से नहीं होते, अब तो विकास के कुछ निश्चित नियम है। वो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से ही समाज का विकास है, वाद प्रतिवाद और संवाद से समाज के जो विकास है उसको मानता है। दूसरा, प्रत्येक युग की सामाजिक अवस्था पर उसी वर्ग का अधिकार होता है जिसका उत्पादन के साधनों पर अधिकार होता है। तीसरा, आदि अवस्था को छोड़कर दास अवस्था, सामंत अवस्था, पूंजीवादी अवस्था आदि में समाज में हमेशा 2 वर्ग पाए जाते हैं जिनके मध्य हमेशा संघर्ष की स्थिति रहती है। साम्यवादी युग में वर्गहीन समाज की स्थापना से वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है वो बाधित हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद के अंत और साम्यवाद के आगमन की भविष्यवाणी कर रहा है। अब मार्क्स के सिद्धांत की अनेक आधारों पर आलोचना की जाती है। पहली आलोचना तो ये कि आर्थिक तत्व पर मार्क्स ने अत्यधिक बल दिया है। इतिहास की सारी घटनाओं का मूल है वो आर्थिक तत्व है, जबकि ऐसा नहीं है। आर्थिक तत्व के साथ साथ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि तत्व भी क्रांतियों के मूल में होते हैं और समाज के जो उत्पादन के साधनों के अलावा जो आर्थिक तत्व है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है, लेकिन प्रमुख में नहीं। और भी साधन है सहायक के रूप में, उनसे मिलकर ही उत्पादन की सारी गतिविधियाँ संचालित होती है। इसलिए आर्थिक तत्व पर अत्यधिक बल देना ठीक नहीं है। आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या संभव नहीं है। मार्क्स ने ऐतिहासिक घटनाओं का कारण केवल आर्थिक माना है। महाभारत का युद्ध आर्थिक तत्वों का परिणाम न होकर इसका जो द्रौपदी का कोटेशन है कि अंधे का पुत्र संगमरमर के फर्श और पानी के गड्ढे में कोई अंतर नहीं कर सकता, ये है। इस प्रकार इन घटनाओं की आर्थिक व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका निर्धारण आर्थिक आधार पर संभव नहीं है। दूसरा, मानवीय इतिहास का कार्यक्रम है उसका निर्धारण निश्चित करना संभव नहीं है। मार्क्स ने मानव विकास की जिन अवस्थाओं का वर्णन किया है उनमें पूंजीवाद के पश्चात सर्वहारावाद के अध्ययन की स्थापना हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसकी भविष्यवाणी आज तक विश्व में संभव नहीं हो सकी। अब तो साम्यवाद का गढ़ सोवियत संघ ही वहाँ से साम्यवादी शासन है उसका अंत हो गया है। एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि राजनीतिक सत्ता का आधार केवल आर्थिक नहीं होते। मार्क्स ने समाज की विभिन्न अवस्थाओं में राजनीतिक सत्ता पर उसी वर्ग का अधिकार माना है जिसका आर्थिक साधनों पर अधिकार है, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि मध्यकाल में यूरोप के अंदर वो अपने आर्थिक कारणों से शक्ति प्राप्त नहीं की थी, अब तो धार्मिक कारणों से प्राप्त की थी। ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण भरे हुए। आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। आलोचकों का कहना है कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात इंग्लैंड में वहाँ की सरकार है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, लेसेस फेयर की जो नीति है उसको अपनाया। इसी प्रकार 1917 में रूसी क्रांति
के पश्चात नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। भारत में 1991 में समाजवादी लक्ष्य से हटकर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे खुलापन या संरक्षित अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाएगा, निजीकरण की ओर कदम बढ़ाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आर्थिक संबंधों को राजनीतिक शक्ति के द्वारा बदला जा सकता है। इतिहास की जो धारणा है वो राज्य विहीन समाज पर आकर रुकना एक प्रकार से ठीक नहीं है। मार्क्स ने कहा कि इतिहास के विकास के कुछ निश्चित नियम है जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होते हैं। यदि ऐसा है तो मार्क्स का वर्गीकरण इतिहास की जो साम्यवादी अवस्था है उस पर भी आकर नहीं टिकना चाहिए। साम्यवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होना चाहिए, प्रतिवाद का संवाद में संश्लेषण होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब मार्क्स का जो सिद्धांत है वो प्रचार अधिक है और वास्तविकता उसमें कम है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक तत्वों की उपेक्षा करके इतिहास का अध्ययन नहीं किया जा सकता। मार्क्स ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है। धन्यवाद।